इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल के अंदर आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वो पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप निकलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक जेल में पहुंचती है। इस जेल में कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि ऐसे ऐसे कैदी रहते हैं जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। जो कोई भी कैदी उनके सामने कमजोर दिखता है वो उसे जान से मार डालते हैं। और आज भी कुछ कैदी इस जेल में लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। उसे इस जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। रिकी को इस जेल में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे इस जेल में पूरे 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, वहाँ रेड अलर्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उसे रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं। यहाँ चेक करने के बाद भी उन्हें रिकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेटल डिटेक्टर अभी भी बार बार दिखा रहा था कि उसके पास कोई तो लोहे की चीज मौजूद है। इसलिए वो गार्ड्स उसे एक एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वहाँ उसके सीने पर एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थीं और इन्हीं गोलियों को मशीन डिटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद गार्ड्स एकदम से चौंक जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आम इंसान के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हों, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। वो गार्ड उससे कहता है कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। आगे से रिकी उसे बताता है कि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं निकाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह जेल असल में 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज होता है। ये चारों अपने अपने हिस्से के बादशाह होते हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। हर सेल का लीडर अपने इलाके में किसी को सांस भी अपनी मर्जी से लेने नहीं देता और जेल का हर एक कोना डर, खून और जुल्म से भरा हुआ है। सुबह होते ही सब अपने कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल था, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर था। वह आते ही वहाँ एक बूढ़े कैदी विंग को पीटने लगता है, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना था, इसलिए वह उसे वहाँ पीट डालता है। दरअसल ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और उसे इस जेल से बाहर जाने की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इन जालिम और बेरहम कैदियों के बीच ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने जेल में ही एक छोटा सा खिलौना अपने बेटे के लिए बनाया, ताकि वो अपने बेटे को एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान वो खिलौना सैमुअल उठा लेता है। वो बूढ़ा कैदी अपना खिलौना उससे वापस मांगता है, क्योंकि ये खिलौना उसने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल वो खिलौना उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और उसके खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद मुझसे पंगा लिया तो जान से मार डालूंगा। यहाँ वो बूढ़ा उसके ताने सुन सुनकर पूरी तरह तंग आ चुका था और अब उसके दिल में सैमुअल के लिए एक बदले की आग भड़क उठती है। इसलिए वो खिलौने का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का चमचा उसके आगे अपनी टांग अड़ा देता है और मौके पर ही सैमुअल वो खिलौना उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर गार्ड वहां आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उसे उन दरिंदों से बचाता, वो उल्टा उन्हें उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। सैमुअल अपने चमचों के साथ दिलेरी से आगे जा ही रहा था, तभी रिकी आकर उसके पैर पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह सीधा नीचे पड़ी नुकीली कीलों के आर पार हो जाता है और वो कीलों की लकड़ उसकी आंख फोड़कर रख देती है। इसी दौरान उसका चमचा आकर रिकी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब रिकी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसके अंदर ऐसा खौफ बैठा कि वो तीनों वहाँ से उल्टे पैर भाग निकले। यहाँ सैमुअल तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी एक आंख से अंधा हो चुका था, इसलिए अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो अब हर हाल में रिकी का काम तमाम करने के लिए अपनी जान लगा देगा, लेकिन बदला लेकर ही रहेगा। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन की जरूरत होगी। वो उसे हर हाल में मार डालेगा। मैड ड्रैगन इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर कोई उससे पंगा लेता तो वो उसे अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता। मैड ड्रैगन को वार्डन ने अभी के लिए एक काल कोठरी में बंद किया हुआ है, क्योंकि उसने पिछले दिन ही एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही विंग को बताओ कि उसकी सजा और बढ़ा दी गई है और अब वह इस जेल में पूरे 20 साल और बिताएगा। इसलिए वह गार्ड सीधा उसके पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बूढ़े कैदी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वह इस जेल में रहा तो सैमुअल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वो और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात वो अपने आप को फांसी पर लटका कर खत्म कर देता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और रिकी को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहाँ से ले जा रहे थे तब वहाँ
रिकी आता है। वो जब विंग के हाथ पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। तभी रिकी उसकी हथकड़ी को वहाँ आसानी से तोड़ डालता है। ये देखकर वो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई आम इंसान कैसे तोड़ सकता है। रिकी विंग का वही खिलौना निकालता है जो उस दिन सैमुअल ने तोड़ा था और जिसे रिकी ने ठीक कर दिया था। वो उस खिलौने को उसकी बॉडी पर रख देता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल सके। अब विंग को मरता देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और एक बार फिर से रिकी के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और अब वो सैमुअल से विंग का बदला लेकर ही रहेगा। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ सैमुअल आकर उसे घूर घूर कर देखने लगता है और इसी दौरान वहाँ वो सांड कैदी मैड ड्रैगन आ जाता है। वो सीधा आकर उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है और रिकी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ एक कोने पर जा गिरता है। लेकिन आगे से रिकी भी एक तूफान की तरह उठ खड़ा होता है और उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर बाहर आ जाता है और वो मौके पर ही मारा जाता है। ये देखकर सैमुअल एक कील को लेकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है, लेकिन आगे से रिकी भी उसकी सब उंगलियों को एक तीली की तरह तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था और वो मौके का फायदा उठाकर एक मुक्का सीधा सैमुअल के पेट से आर पार कर देता है और आखिरकार सैमुअल का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी ये सब देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं। इसी दौरान गार्ड आकर उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहाँ एक कैदी नरूमी जो नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था वो उसके पास आता है। आया तो वो रिकी के अंदर अपना डर बैठाने के लिए था, लेकिन जब उसने रिकी के हाथों मैड ड्रैगन को मरते देखा तब वो उसे चूहे की तरह अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। लेकिन रिकी उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। उसे सीधे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जैसे पहले मैड ड्रैगन था, इसलिए अब उसे भी यहाँ इस सेल में छोड़ दिया गया। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वह एक स्टूडेंट था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा बसे थे। वह अपनी माँ बाप की कब्र पर आता है तो वहाँ उसके सामने उसका मास्टर जैंग खड़ा हुआ था जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मास्टर पर हमला करता है मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। इसलिए यहाँ मास्टर उसे बताता है कि तुम अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरी है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा और उसे पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगेगा, तब जाकर तुम एक मजबूत फाइटर बन पाओगे। इसीलिए यह सुनकर रिकी मास्टर के कदमों में जा गिरता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे हर हाल में मास्टर बनना है, मैं अपनी कमजोरी को दूर करूंगा चाहे कितना भी समय लगे। इसीलिए उसी दिन मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और यहाँ मास्टर रिकी से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर कहता है कि अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। इसलिए रिकी खुद को काबू करके वहाँ रखे पत्थर को एक कागज की तरह चीर डालता है। ये देखकर मास्टर वहाँ उस पर पत्थरों की बारिश कर देता है। आगे से रिकी भी उन्हें ऐसे चीरता डालता जैसे कोई तूफान हो। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाती है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है और अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिकी दिखाया जाता है जो अपने सेल में बैठा था। इसी दौरान वहाँ एक गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम्हें असिस्टेंट वार्डन ने बुलाया है, इसलिए उसे सीधे असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है जिसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। उसका एक हाथ नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ की जगह पर 2 कुंडों वाली हुक लगा रखी थी और खाना भी वह उसी हुक से खा रहा था। वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड उसकी रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि रिकी एक यतीम था, उसके माँ बाप नहीं थे और वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में ही रह रहा था। उसे स्कूल से भी इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ भी वह किसी को भी पकड़कर पीटना शुरू कर देता था। इसलिए उसने म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ उसने बांसुरी बजाना सीखा। यहाँ तक कि वह अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर उसने एक आदमी की जान ले ली, इसलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। यह सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछताछ करता है कि तुम्हारे सीने में 5 गोलियां आई कैसे, लेकिन रिकी मुस्कुराते हुए कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो रिकी की दोस्त की थी। रिकी जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वार्डन उसके हाथ पर वो कुंडों वाली हुक घोंप देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से रिकी उसके मुंह पर थूक देता है। इसलिए गुस्से में आकर वार्डन उस तस्वीर को कुचल डालता है, जिसे देखकर रिकी का खून खौल उठता है और उसने वहीं पर टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छुपा। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और वहाँ से चला गया। रात रिकी अपने सेल में बैठा उसी तस्वीर को देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि ये तस्वीर उसकी दोस्त केको की थी, जो पहले दोनों हर दिन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे। लेकिन जेल आते ही उसकी जिंदगी एक कुत्ते की तरह होती जा रही है। वो अपने आप को शांत करने के लिए वही बांसुरी बजाता है जो वो अपनी दोस्त के साथ
साथ बैठकर बजाता था। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन जब सैमुअल का चमचा अपने सेल से बाहर आया तब उसके पीछे कुछ कैदी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब ये सब उससे विंग का बदला लेना चाहते थे। वो उसे एक नुकीली तलवार से काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ वही कैदी नरूमी आता है। वो उन्हें उसे मारने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो तुम सबकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन वहाँ वोंग नाम का कैदी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब हम पर जुल्म होता था तब तुम कहाँ थे? उस वक्त तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? और अब जब हमारी बारी आई तो तुमने इसे जिंदा रहने के लिए क्यों छोड़ दिया? वो उससे कहता है कि हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे मारना ही होगा। ये सुनकर नारुमी गुस्से में आ जाता है और वही नुकीली तलवार लेकर उसका मुंह बीच से काट देता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। इधर ऊपर खड़ा वार्डन उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। वार्डन उसके मुंह में नुकीला हुक फंसाकर उसकी जिंदा लाश घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारुमी को अपने पास बुलाता है और एक हथियार देकर कहता है कि जिस तरह तुमने वोंग को मारा है उसी तरह अब तुम्हें रिकी को भी जान से मारना होगा। यह सुन नारुमी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक आम कैदी था, इसलिए उसने आसानी से मार दिया। लेकिन रिकी कोई आम सा कैदी नहीं है। अगर उसने रिकी से पंगा लिया तो वो उसे मैड ड्रैगन की तरह फाड़ कर रख देगा। लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसीलिए वो ये करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नारुमी जेल के ग्राउंड में आता है। वहाँ उसने वोंग को जंजीरों से बांधकर एक ढांचे पर लटका रखा था, ताकि उसको तड़पता हुआ देखकर बाकी कैदियों के दिलों में उसका खौफ बढ़ जाए और कोई भी दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। वहाँ उसकी बॉडी को देखकर रिकी को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारुमी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ मौके पर नारुमी उसे लात दे मारता है, लेकिन तभी नारुमी उसकी आंखों में पिसे हुए कांच फेंक देता है, जिससे रिकी वहाँ पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाकर नारुमी ने उसके एक बाजू पर छुरा दे मारा, जिससे रिकी नीचे जा गिरता है। लेकिन मौके पर ही रिकी को वहाँ पानी की पाइपलाइन मिल जाती है। उसने जल्दी से वो पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और मौके पर उसने अपनी आंखें धो डाली और एक बार फिर से वो खौफनाक तूफान बन जाता है और नारुमी पर कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। और तभी वो उसके सर पर ऐसा चमाट दे मारता है कि उसकी आंख कंचे की तरह निकलकर नीचे जा गिरती है। इसी दौरान वार्डन भी वहाँ पहुंच जाता है और नारुमी को ढेर होता देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। रिकी जल्दी से अपनी नसों को खींचकर एक दूसरी से बांध देता है और एक बार फिर हमले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी दौरान नारुमी हार मान जाता है और एक चाकू सीधा अपने पेट में घोंप देता है। लेकिन ये उसकी एक चाल थी। रिकी जैसे ही उसके पास आता है, वहाँ वो अपनी आंतों को बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है। लेकिन रिकी ने मौके पर ही उसे ऊपर उठाकर उसके सर पर ऐसा मुक्का दे मारा कि उसके सर की सब हड्डियों का कीमा बन गया और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद रिकी वोंग की बॉडी नीचे उतारता है। वो सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वोंग वहाँ अपना दम तोड़ चुका था। इसलिए ये देखकर रिकी सब कैदियों से कहता है कि इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वार्डन ही है, उसे जान से मार डालो। इसलिए सब कैदी उस पर एक तूफान की तरह भागते हैं और उसे मारने के लिए अपना हल्ला बोल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई एक कैदी को पकड़कर उसका सर फोड़ देता है। ये देखकर सब एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल ये तीनों अपने अपने सेल के लीडर थे और अब यही 3 बच गए थे, क्योंकि चौथा कैदी नारुमी मारा जा चुका था। पहले कैदी का नाम चैंग, जो एक लड़की थी, उसमें एक ऐसी ताकत थी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती थी। दूसरे कैदी का नाम कितामा था और तीसरा कैदी ब्रैंडन था। यहाँ वार्डन रिकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन तीनों को मार कर दिखाओ। रिकी के सब साथी भी उसे कहते रहे कि इन सबको मार डालो, लेकिन रिकी आगे से कुछ भी नहीं बोलता और सीधा वोंग की लाश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वार्डन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नारुमी मारा जा चुका है, इसलिए अब मैं उसकी जगह तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैंने तुम जैसा ताकतवर कैदी आज तक नहीं देखा। लेकिन रिकी आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो उसके इशारों पर नाचने वाला सांप बनना नहीं चाहता था। वो अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसी की वजह से सब उसके साथ ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूर बैठा एक लड़का जो इस जेल में कैदी था, वो रिकी को देख रहा था। जब रिकी एक पत्ते से धुन बजाता है, तब वो लड़का भी पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिश के बाद भी वो धुन नहीं बजा पाता। तभी रिकी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे धुन बजाना सिखाता है। लेकिन इसी दौरान वो लड़का आगे से रोने लगता है। रिकी उससे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, आखिर वजह क्या है? तब वो लड़का अपना मुंह खोलता है तो वहाँ उसकी आधी जबान कटी हुई थी। दरअसल वार्डन का एक राज था जो सिर्फ उसे ही पता था, इसलिए वार्डन ने अपना राज छुपाने के लिए उसकी जबान ही काट दी। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन से बदला लेने की आग और भी बढ़ जाती है। रिकी उसे अपनी वो बांसुरी दे देता है। जैसे ही वो उस बांसुरी को बजाता है, तब वो बांसुरी बजने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। खुशी
के बदले में वो लड़का रिकी को कुछ पत्ते देता है ताकि वो भी उन पत्तों से बांसुरी बजा सके। लेकिन जब रिकी उन पत्तों को देखता है तो उसे शक पड़ जाता है, क्योंकि वो पत्ते नशा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हकीकत में सब सेल के लीडर इन पत्तों को बेच के काफी तगड़ा पैसा छाप रहे थे। रिकी उससे पूछता है कि ये पत्ते तुम्हें कहाँ मिले। वो उसे बताता है कि मैंने ये पत्ते वेस्ट ब्लॉक से लिए थे। इधर वही लड़की उन्हें ऊपर से छुप कर देख रही थी, क्योंकि वही थी वेस्ट ब्लॉक की लीडर जो सबको ये पत्ते बेचती थी। वो लड़की सीधा एक कमरे में आकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है कि हमारा पोल खुल चुका है, क्योंकि उस लड़के ने उन पत्तों के बारे में रिकी को बता दिया है। इसलिए वो उस लड़के को अपने पास बुलाती है और वहाँ एक लीडर उसे एक चाकू देकर कहता है कि तुम्हें आज रात रिकी का काम तमाम करना होगा, नहीं तो कल सुबह तुम जिंदा नहीं उठ पाओगे। लेकिन आगे से वो लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है। इसलिए गुस्से में आकर वो लड़की उसे बेरहमी से मार डालती है। उन्होंने उसकी लाश जेल के बीच रख दी थी और सब कैदी वहाँ उसकी लाश को देखकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। जब रिकी को ये पता चलता है तो वो सीधा उसकी लाश के पास आता है। वहाँ उसकी बॉडी को उन जालिमों ने पीस डाला था। लाश के पास आते ही रिकी को वही बांसुरी पड़ी मिलती है जो उसने उस दिन उस लड़के को दी थी। रिकी अपने साथी को मरता देखकर उसके अंदर गुस्सा उभर आता है। इधर वार्डन को भी उस लड़की के काले करतूत पता चल चुके थे, जिससे वो उस पर बहुत गुस्से होता है। दूसरी तरफ रिकी ने पूरे का पूरा उन पौधों का बाग ही जलाकर राख कर डाला। वो लड़की वहाँ भाग कर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसके सब पौधे जलकर वहाँ राख बन गए थे। रिकी गुस्से से उसे कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे साथी को मारा है उसी तरह मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वो लड़की गोली की तरह भागकर उसे ऐसा मुक्का दे मारती है। वो उड़ता हुआ सीधा एक दीवार के साथ जा लगता है। इधर जब जेल के अंदर सब कैदियों को पता चलता है कि बाहर आग पूरी तरह फैलती जा रही है, इसलिए सब कैदी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। सब कैदी अपनी आजादी के लिए उस बिल्डिंग से बाहर नीचे भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक आखिरी मौका था इस जेल से भागने का। दूसरी तरफ वार्डन को भी सब पता चल जाता है, इसलिए वो उस गार्ड पर बहुत गुस्से होता है। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि कल वार्डन यहाँ आ रहा है। ये खबर सुनकर असिस्टेंट वार्डन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वार्डन कल यहाँ आ गया तो सब कैदियों के साथ साथ उसकी भी कुत्ते की तरह धुलाई होने वाली थी। इधर रिकी भी पूरी तरह अपनी हिम्मत हार जाता है, लेकिन तभी उसके जहन में उसके मास्टर की बात आती है। उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम अपने दुश्मन के सामने हारने वाले हो, तब उसे कभी भी अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो, बल्कि उसे यह यकीन दिला दो कि तुमने हार मान ली है, जिससे वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा और तब तुम अपनी सब ताकत एक ही जगह पर इकट्ठी कर लो और मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दो। और रिकी भी ऐसा ही करता है और वो दोबारा से उसके सामने हमले के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वही कैदी ब्रैंडन वहाँ आ जाता है। वो रिकी पर रस्सियों से हमला करने लगता है, क्योंकि उसके पास रस्सी फेंकने की एक बहुत खतरनाक ताकत थी। उसने उन रस्सियों के कोने पर एक बड़ी सी नुकीली कील लगाई हुई थी जो सबके शरीर के आर पार हो जाती है। तभी उसने एक के बाद एक हमला कर करके रिकी की बॉडी नुकीली कीलों से सील दी। इसी दौरान वहाँ वो कैदी कितामा आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि इसी दौरान वहाँ अलार्म बजने लगता है और सबको अपने अपने सेल के अंदर जाने के लिए कहा जाता है और जो नहीं जाएगा उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन कितामा भी उनकी एक बात नहीं सुनता और रिकी से बदला लेकर ही जाने वाला था, इसलिए गार्ड्स उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और मौके पर ही वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। कितामा रिकी को एक सेल के अंदर ले आता है। सेल के अंदर आते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट सेल के अंदर भरने लगता है, जिससे वो दोनों सीमेंट के अंदर पत्थर बनकर मरने वाले थे, क्योंकि ये चाल वार्डन की ही थी। वार्डन किसी भी हाल में रिकी का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन रिकी मौके पर ही उसका दरवाजा तोड़कर भाग निकलता है और कितामा को भी बाहर ले आता है। ये देखकर वार्डन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे रिकी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कितामा की मदद करके उसे बाहर निकाल कर ले आया। रिकी वहाँ खड़ा ही था, लेकिन उस पर कितामा और सीमेंट का दबाव होने की वजह से वो दोनों नीचे जा गिरते हैं। उसने अपने गार्ड से कहा कि कल वार्डन आने वाला है और जेल में जो कुछ हुआ उसके सब सबूत मिटा दो। मैं वार्डन के जाने के बाद रिकी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सब वार्डन के आने के इंतजार में खड़े थे। कई घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें वार्डन का नामो निशान तक नहीं दिखा, इसलिए सब थक हार कर वहीं पर लेट जाते हैं। लेकिन तभी दूर उन्हें वार्डन की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सब वहाँ अलर्ट हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। आते ही वार्डन शेंग उसे बताता है कि कल नशीले पत्तों का पूरा बाग रिकी नाम के एक कैदी ने जला डाला। ये सुनकर वार्डन उस पर बहुत गुस्से होता है। इसके बाद शेंग उसे रिकी के पास ले आता है, जहाँ रिकी एक सेल में बंद था और उसकी पूरी बॉडी सीमेंट से जकड़ी हुई थी। लेकिन तभी रिकी ने अपनी बॉडी से सब सीमेंट की परात तोड़ दी और मौके पर ही उसने वार्डन के गले को दबोच लिया। लेकिन इससे पहले वो उसे वहाँ मार डालता, तभी एक दीवार तोड़कर कितामा उस पर हमला कर देता है। कितामा उसके हाथों को जेल की मोटी सलाखों के अंदर दबोच देता है और उस पर लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। एक के बाद एक मुक्का रिकी की कमर तहस नहस कर देता है। रिकी ने उस दिन उसकी जान बचाई, लेकिन उसने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। कितामा उसका सर दबाकर फोड़ने ही वाला
वाला था। तभी उसने अपनी पावर दिखाई और उसके गले पर ऐसा मुक्का मारा कि उसका गला फट कर बाहर आ गया। मौके पर रिकी ने उसके हाथ पर ऐसा वार किया कि उसकी सब उंगलियां बिखर कर नीचे जा गिरी और कितामा वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वार्डन ने ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर दी, जिसे रिकी रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वार्डन उसे एक जोरदार बिजली का झटका दे मारता है, जिससे तड़प कर वो नीचे जा गिरा। वो हाइड्रोलिक प्रेस भी तेजी से उसके ऊपर आ रही थी, लेकिन इसी दौरान वो हाइड्रोलिक प्रेस अचानक ऊपर जाने लगती है। तब हमारे सामने कितामा आता है, जो अभी भी जिंदा था। उसने उस हाइड्रोलिक प्रेस को ऊपर दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसके दिल में रिकी के लिए रहम आ गया था, क्योंकि रिकी ने भी उस दिन उसकी जान बचाई थी। इसी का फायदा उठाकर रिकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। वो तुरंत हाइड्रोलिक प्रेस को रोकता है और कितामा को बाहर आने को कहता है, लेकिन कितामा इतना जख्मी हो चुका था कि वो अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा था। और यहाँ कितामा अपनी हिम्मत हार जाता है और वो हाइड्रोलिक प्रेस उसे कुचल डालती है। मरते वक्त कितामा से एक फोटो उड़कर आती है। जब रिकी उसे देखता है तो उस तस्वीर में कितामा और उसकी माँ थी। ये देख रिकी वार्डन पर अपना गुस्सा निकालता है, इसलिए वार्डन एक और बटन दबा देता है और रिकी दोबारा से एक गड्ढे में जा गिरता है। इसके बाद रिकी को एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे उसके बीच जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। तभी वार्डन वहां आकर कहता है कि सब कैदी एक एक करके रिकी के ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर दें, लेकिन वहां खड़े 2 कैदी उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि हम रिकी पर ये जुल्म नहीं करेंगे। ये देखकर वार्डन उन्हें वहीं पर गोलियों से भुनवा देता है, इसलिए डर की वजह से सब कैदी एक एक करके उस पर मट्टी डालने लगते हैं। तभी वार्डन उससे कहता है कि अगर तुम पूरे 7 दिन तक इस गड्ढे में जिंदा रहे तो तुम्हें हम आजाद कर देंगे। इसी दौरान वार्डन जेंग वहां उस गड्ढे में एक बांस ठोक देता है, ताकि जब उसकी बॉडी नीचे दफनाई जाए तो वो सिर्फ इस बांस से सांस ही ले सकेगा। रात रिकी के सब दोस्त गहरे सदमे में थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों उनका साथी गड्ढे में दबा दिया गया। इधर बाहर वही कैदी आते हैं जो ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के लीडर थे। वो वहाँ उस बांस के अंदर एक चीज फंसा देते हैं ताकि रिकी सांस न ले सके और वो नीचे ही मारा जाए। लेकिन उन दोनों के जाते ही पीछे से रिकी उस बांस को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन उसकी दोस्त केइको अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी। इसी दौरान उसे वहाँ दूर बैठे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, तब वहाँ उसे दूसरा गुंडा पकड़ लेता है और उसे सीधा एक कोठरी में लाकर बंद कर देते हैं। उन गुंडों का बॉस केइको से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि एक दिन केइको की वजह से ही रिकी ने उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी थी। वो उसे वहाँ मारने ही वाला था कि तभी वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है और वो भागकर सीधा एक बिल्डिंग से कूद जाती है और केइको वहीं पर मारी जाती है। जब रिकी को ये पता चलता है तो उसका दिल अंदर से चूर चूर हो जाता है। वो जैसे तैसे करके उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसकी दोस्त की जान ली। आगे से वो आदमी भी उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा रिकी उसकी टांग तोड़कर उसका सर फोड़ देता है और वो मौके पर ही मारा जाता है। और यही रिकी का जुर्म था, जिसकी वजह से उसे उस खतरनाक जेल में बंदी बनाया गया। दूसरी तरफ उसके 7 दिन पूरे हो चुके थे। उसी दिन रिकी को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वार्डन को यकीन था कि वो मर चुका होगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया तो वहाँ उसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर वार्डन के होश ही उड़ जाते हैं, इसलिए रिकी को दोबारा से नुकीलेदार सरियों के अंदर फंसा दिया गया। वार्डन उससे उसकी ताकत के बारे में पूछता है कि ऐसी कौन सी ताकत तुम्हारे अंदर है जो तुम मट्टी के अंदर बिना सांस के जिंदा रहे। लेकिन रिकी भी आगे से अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए वहाँ वही लड़की आती है। उसने अपने हाथ में बहुत सारे ब्लेड रखे हुए थे। वो उन सारे ब्लेडों को रिकी के मुंह के अंदर दबाकर ऊपर से टेप लगा देती है और एक के बाद एक लगातार तमाचे उसके मुंह पर दे मारती है, जिससे रिकी का मुंह खून से लालो लाल हो जाता है। इसी दौरान वार्डन आकर उसके मुंह से टेप उतार देता है, लेकिन आगे से रिकी सब ब्लेड उसके मुंह पर फेंक देता है और सब ब्लेड वार्डन के मुंह के अंदर धंस जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से उसे एक खाली काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसी दिन वहाँ एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है। वो खाना देकर वहाँ से जाता ही है कि तभी पीछे से उसे वही कैदी देख लेता है जो नारुमी का चमचा था और उसी दिन वो वार्डन को उसके सेल के अंदर ले आता है। अंदर आते ही वार्डन उस कैदी को मारकर उसे घसीटता हुआ सीधा रिकी के सेल के पास आता है, लेकिन जब वो रिकी के सेल के अंदर देखता है तो वहाँ से रिकी गायब था, सिर्फ जंजीर ही पड़े हुए थे। दरअसल रिकी ऊपर छत के साथ चिपका हुआ था। वार्डन जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ रिकी मौके पर वार्डन को पीट डालता है। रिकी जब बाहर आकर उस कैदी को देखता है तो वहाँ वो मर चुका था, जिसे देखकर उसका खून खोलने लगता है। ये देखकर वार्डन वहाँ से भागता है, लेकिन नीचे आते ही सब कैदी उसे घेर लेते हैं और इसी दौरान वहाँ सब गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। इधर वार्डन पूरी जेल की जांच कर रहा था, लेकिन उसे दूसरी तरफ होती जंग के बारे में कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान वहाँ एक कैदी ने उसकी पीठ पीछे कुछ उल्टा बोल दिया, जिसे सुनकर वार्डन को हजम नहीं हुआ और उसने बेरहम
बेरहमी से उस कैदी का बाजू काट डाला ताकि आइंदा कोई भी उसके बारे में ये गलती न करे। इसी दौरान वहाँ रिकी आ जाता है। ये देखकर वार्डन ने तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन आगे से रिकी ने वार्डन सेंग को आगे कर दिया और गोली सीधा उसे जा लगी, जिससे उस वार्डन का पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है। इसी दौरान वहाँ वो लड़की पहुंच जाती है। वो रिकी पर हमले पे हमला कर देती है। उसका साथी ब्रैंडन भी रिकी पर नुकीली कीलें फेंकता है, जिससे रिकी वहाँ गर्म उबलते हुए पानी पर जा गिरता है और वो वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। वो लड़की उस पर अपनी टांग से हमला करती है, लेकिन मौके पर रिकी उसकी टांग को उस उबलते हुए पानी के अंदर घोंप देता है और वहीं पर उसकी वो टांग तोड़ डालता है। ये देखकर ब्रैंडन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन पीछे से वार्डन उस पर गोली चला देता है और वो भी वहीं पर फट जाता है। यहाँ वार्डन और रिकी दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी रिकी उड़ता हुआ उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो सीधा एक दीवार के साथ जा टकराता है, लेकिन इसी दौरान वो वार्डन वहाँ कांपने लगता है और देखते ही देखते वो वार्डन वहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास किस्म की ताकत थी जो उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देती है। पहले तो वो मॉन्स्टर रिकी को बुरी तरह पीट डालता है, लेकिन मौके पर रिकी अपने दिमाग से काम लेता है और उसे उठाकर सीधे पास चलते ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे जोर से ग्राइंडर के अंदर दबाकर उसका कीमा बना डालता है और आखिर में रिकी उसका बचा हुआ सर उठा लेता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड्स एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। इसी दौरान रिकी वहाँ आकर सबको वार्डन का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि तुम सब आजाद हो। रिकी उस सर को दूर फेंकता है और भागकर उस जेल की दीवार को बीच से टुकड़ों में तोड़ डालता है और यहाँ रिकी के साथ साथ सब कैदी भी आजाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।